हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियन लर्निंग पे। ये हमारा कोर्स चल रहा है अभिनंदन बैच। ये हमारे बैच का नाम है अभिनंदन और हम आपको क्या करवा रहे हैं, हमारा टारगेट है आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी करवाना। मैं आपको जनरल स्टडीज पढ़ाता हूं, आपके और टीचर्स भी हैं, आपको मैं दिखा देता हूं। ये आपकी पूरी फैकल्टी है। रेगुलर क्लासेस अपलोड हो रही हैं। आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है क्योंकि कंटेंट हम दे रहे हैं एक नंबर। हर टीचर की अपनी अलग प्लेलिस्ट है। आप चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट पे चेक करना। एसएससी सीजीएल से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको भरपूर कराए जा रहे हैं। आज इसकी 5वीं क्लास है। पीछे मैं दो क्लासेस में हिस्ट्री के ले चुका हूं, 2 अभी हाल ही में मैंने स्टैटिक जीके के लिए, जिसमें मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको बेहतरीन ट्रिक्स के साथ याद करवाए हैं, उनके हेड्स के नाम। और आज हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटी। हर हफ्ते नई नई चैप्टर्स आया करेंगे, हर टॉपिक के हम उठाएंगे। हमारा काम है इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाना, तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा जिससे सवाल बनेंगे आपके पेपर में, ठीक है। और जब हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, बीच बीच में मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा। तो पेपर तक जाते जाते आप बहुत ज्यादा पक्के हो जाओगे अपने सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात ज्यादा नहीं करेंगे। हमारा मकसद यह है कि आपका पेपर हमने क्लियर करवाना है। आपके पास इतने दिनों का हमने टारगेट लेके चले हैं, 79 दिनों की तैयारी और सरकारी नौकरी तुम्हारी। जो भी बच्चे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपके सब्जेक्ट इसके साथ मैच खाते हैं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। सिर्फ एसएससी के बच्चों के लिए नहीं, जो भी बच्चे इस सीरीज को देखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। बस शर्त यह है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट कीजिए, इसको शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं क्योंकि हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। हर तरह की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम उसको आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ठीक है जी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है ये चैप्टर कि हमारे आज का जो हम संविधान देखते हैं, हम जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, उसके ऊपर जो ब्रिटिश राज में अलग अलग प्रकार के कानून पास हुए थे, ये 12 से 13 कुल मिला के एक्ट्स थी। और इन एक्ट्स के जो अपने अपने प्रोविजंस हैं, वहां से क्वेश्चन बन के आता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कौन सी एक्ट के अंदर स्थापित हुआ, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछ लेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहली बार कौन सी एक्ट के थ्रू बनाए गए, ठीक है। उसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हटाया गया, डायरकी को कब इंट्रोड्यूस किया गया, बाइकैमरलिज्म यानी द्वि सदन कौन सी एक्ट के थ्रू लाए गए। तो ऐसे ऐसे पेचीदा सवाल जो आपके पेपर में कई बार आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं पर याद रखने में मुश्किल होती है। आज की क्लास आप ले लीजिए, इसके बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक से हम सारे खत्म करेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा संविधान एक्चुअल में बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा थी उसका क्या काम था, क्या रोल था। फटाफट से आज के टॉपिक पे आते हैं। पहले बता देता हूं कि आज हमने 12 से 13 एक्ट्स देखनी है। कौन कौन सी है ये एक्ट्स, तो रेगुलेटिंग एक्ट से ये शुरू होगी। ऐसे पिट्स इंडिया एक्ट, 4 चार्टर एक्ट आएंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट आएगी, और 1909, 1919, 1935 और फाइनली इंडिपेंडेंस एक्ट तक हम आज जाएंगे। और आज की क्लास के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं आपके साथ साथ चीजें बनाते चलेंगे, ट्री की तरह हम पढ़ते हुए चलेंगे ताकि चीजें आपको साथ साथ याद होती रहे, ठीक है जी। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के ऊपर। रेगुलेटिंग एक्ट कब आई थी, सबसे पहला सवाल आपका ये बनेगा। तो ये आई थी भाई 1773 में, ये लिखा हुआ है आपके सामने, 1773 में ये एक्ट आई थी। और अगर आपने मेरे हिस्ट्री के लेक्चर देखे हैं, जो भी मैं आपको 2 करवा चुका हूं, उसके आगे की कहानी हम मंडे से शुरू करेंगे। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि बंगाल के अंदर डुअल गवर्नमेंट शुरू हो चुकी थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद डुअल गवर्नमेंट शुरू हो गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पावर के नशे में चूर हो चुकी थी। उसने इतना ज्यादा करप्शन कर दिया था। अभी हम जान रहे हैं रीजंस क्या है इसके। तो पहला तो हो जाएगा भाई करप्शन। क्या हो जाएगा, करप्शन। ब्राइब लेना, गिफ्ट्स लेना, नवाब बार बार चेंज हुए जा रहे थे, उनसे तरह तरह के तोहफे लिया करते थे।
जिसकी वजह से क्या हुआ कि बंगाल बहुत ज्यादा गरीब हो गया और 1770 में वहां पे आ जाती है भुखमरी की सिचुएशन, जो फेमीन आया था वहां पे। ठीक है, अब ये पार्ट जो है ना, ये जो हिस्सा जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये थोड़ा थोड़ा ये ज्यादातर हिस्ट्री से मिलता जुलता है, पर इसे हम पढ़ते हैं पॉलिटी वाले पोर्शन में। ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के संविधान में इन सब चीजों का क्या महत्व है। तो ये कहानी अभी हम समझते चलेंगे, क्या क्या कारण थे, रेगुलेटिंग एक्ट था क्या भी वो भी जानेंगे। ये वो एक्ट्स हैं जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए यहां पर राज कर रही है। अब इनको कंट्रोल करने के लिए वहां की ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनके लिए कानून बनाए जाते थे, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको याद दिलाने के लिए कि आप सिर्फ एक हमारे नुमाइंदे हैं वहां पे। ठीक है, आप खुद मालिक नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनको याद दिलाया जाता था। तो ये उसमें से एक पहली एक्ट थी, इसलिए इसका नाम है रेगुलेट करना, तो रेगुलेटिंग एक्ट। 1770 में फेमीन आ जाता है, डुअल गवर्नमेंट वहां पे चल रही है। डुअल गवर्नमेंट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, सेकंड लेक्चर देख लेना। तो भाई नेपोटिज्म भी इसमें थोड़ा थोड़ा चल रहा है। नेपोटिज्म सिर्फ आज का ही बात नहीं है, हर जगह होता था नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म क्या था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे वो खाली अपने ही लोगों को प्रमोट करते थे और किसी को भी नहीं वो देखते थे। ट्रेड ये लोग फ्री करने के नाम पे दस्तक पासेज मैंने आपको बताया था कैसे ये लोग यूज कर रहे थे। अब बक्सर का युद्ध जीतने के बाद में ये और ज्यादा पावरफुल हो गए थे, पर इतना पैसा कमाने के बाद भी ये कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी। यह बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यह कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और इन्होंने $1 मिलियन का लोन भी मांग लिया। किनसे मांग लिया? $1 मिलियन का लोन मांग लिया इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई तुम लोगों का पैसा जा कहां रहा है, वहां पे तुम्हें पैसा कमाने के लिए भेजा था या पैसा उड़ाने के लिए भेजा था? ठीक है, तो $1 मिलियन का लोन भी मांग लिया। साथ ही उस टाइम पे इनके जो पावर जो बढ़ा रहे थे, इंडिया पे कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे, फ्रेंच को हरा दिया, डच को हरा दिया, ये भिड़ गए मैसूर के साथ जाके। और पहली एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। पहली एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर हैदर अली से ये डिफीट हो गए, तो इसमें ये लोग हार गए थे। अब तो इनसे जवाब लेना बनता था। तो इतने सारे कारण बने जिस वजह से इस एक्ट को पास करने की नौबत आई। ठीक है जी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अब कंट्रोल जमाने की बात आ रही थी और इनको बोला कि अब आपको जवाब देना पड़ेगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं वो अब हम देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट में अब हर एक्ट से एक दो ज्यादा नहीं है फीचर, जो पेपर में बार बार रिपीटेड आते हैं, हम वो देखेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे पहला फीचर ये था कि भाई 3 प्रेसिडेंसीज थी इनके पास। कौन कौन सी? एक तो बंगाल। प्रेसिडेंसीज बोले तो वो वाला क्षेत्र अब जो डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर था, यहां पे इनकी फैक्ट्रीज थी, यहां पे इनकी फौजें तैनात थी। बंगाल बहुत बड़ा था, उड़ीसा भी था उसमें, झारखंड भी था, आज का बांग्लादेश भी था। तो ये बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी। यहां पे इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, फोर्ट विलियम। बंगाल था, बॉम्बे वाला एरिया भी बहुत बड़ा था, सारा गुजरात, सारा महाराष्ट्र वाला कोस्टल एरिया सब इनके पास था, बॉम्बे, और साउथ में मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसीज थी। इस एक्ट के बाद क्या किया भाई कि बंगाल को इन दोनों के ऊपर बिठा दिया। बंगाल को बोला कि अब ये केंद्र है तुम्हारा, और यहां पे जो कि पहले गवर्नर होते थे तीनों के, जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब कहा जाएगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, और इसके पास ओवरराइडिंग पावर दे दी कि भाई बॉम्बे और मद्रास अब तुम्हारे अंडर आएंगे, तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तो इसको ज्यादा पावर दे दी, यानी कंट्रोल जमा लिया। और ठीक है जी, तो ये पावर दी। साथ ही इसको 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी। अब मैं बताता हूं क्या है ये 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। आज की डेट में आप देखते हो ना, कार्यपालिका के जैसे 3 विंग्स होते हैं गवर्नमेंट पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं, तो एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है और एक विधायिका है, जहां पे आपके कानून बनते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो कहीं ना कहीं आज के संविधान से रिलेट करो तो एग्जीक्यूटिव की शुरुआत हो चुकी थी। एग्जीक्यूटिव बोले तो जो सारे कानूनों को लागू करेगी, जो ऑन ग्राउंड काम करेगी। ठीक है, तो ये वाली काउंसिल इसको पहली बार दे दी गई। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। ये सवाल बार बार पेपर में बनता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में, कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना हुई, फोर्ट विलियम्स में।
इसको एपेक्स कोर्ट बनाया। हालांकि वो वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं था जो आप आज की डेट में दिल्ली के अंदर देखते हैं, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। ये उस टाइम पे केसेस सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया कैलकाटा में। तो ये मेन कुछ प्रोविजंस थे, 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव दे दी। एक सवाल बनता है कि भाई गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम पे? गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, पर ये गवर्नर जनरल इंडिया का नहीं था, गवर्नर जनरल ये था बंगाल का, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, भले ही उसकी पावर उन दोनों के पास, उन दोनों से ज्यादा हो, वो दोनों इसके अंडर थे, पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था। किसको? तो ये थे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स। ये नाम पेपर में कई बार आता है, आपसे पूछते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे पहले, आप लगा के आते हो वॉरेन हेस्टिंग, गलत। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है जी, तो ये सारी कहानी थी, ये बात है रेगुलेटिंग एक्ट की। आगे बढ़ते हैं, अब ये कहानी हो चुकी है, अब इसके बाद में जाते हैं। दूसरी एक्ट आपको ध्यान रखनी है, 1784 में आई, ये 1773 में आई थी, 1784। अब टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अपना कंट्रोल जमाती रह रही है, गवर्नर जनरल अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम जा चुका था। अब आ जाते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट पे। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बातें ही याद रखनी है। इसके अंदर क्या किया गया कि जो कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यावसायिक कार्य थे और जो राजनीतिक कार्य थे उनको अलग कर दिया, यानी उनके कमर्शियल फंक्शंस को अलग बताया गया। साथ ही उनके जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे, अब क्योंकि पॉलिटिकल पावर भी भाई इनकी बढ़ रही थी, अब इनको कंट्रोल भी तो करना है, जो आसपास का जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, अब तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही देखेगी ना। तो पॉलिटिकल फंक्शन, अब एक कंपनी प्राइवेट अपना ट्रेड कर रही है, तो इसके अंदर 2 हिस्सों को बांट दिया गया और बोला गया कि भाई जो कमर्शियल फंक्शंस है उसको संभालेगा, यानी जो व्यावसायिक फंक्शंस है उसको संभालेगा एक बॉडी बनाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है, और एक बॉडी बनाई जो कि राजनीतिक कार्य संभालेगी, उसकी बनाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनता है कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों के फंक्शंस को कौन सी एक्ट के थ्रू बांटा गया? तो इसके थ्रू। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करती थी, यानी कि अब इसका काम है सिर्फ अपने ट्रेड पे ध्यान देना, प्रॉफिट बनाना, कंपनी के इंटरनल मैटर्स को देखना, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था यहां के राजनीतिक कामों को संभालना। ठीक है, पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करना, मिलिट्री को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरह से रिप्रेजेंट करती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा हस्तक्षेप था इसके अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती थी। तो ये चार्ट आप याद रखोगे। अब मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट बता दी, ब्रिटिश पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ऐसी फटाफट सारी एक्ट्स हम पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगता है तो भाई उसको लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए आप इसको, और मेरे आखिरी लेक्चर्स आप जरूर देखना। एक प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगी, सब टीचर्स की अलग प्लेलिस्ट है मेरी, समृद्ध सर के नाम से आपको जनरल स्टडीज की अभिनंदन बैच एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पे सारे कंसोलिडेटेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उतना अगर आपने कर लिया तो आप आराम से एसएससी सीजीएल में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। चार्टर एक्ट की भाई अब बात कर लेते हैं, इसके भी बहुत सारी बातें याद नहीं रखनी है आपको, ये बात ध्यान रखनी है। आपसे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि भाई कितनी चार्टर एक्ट्स आई थी, चार उठा लो इसमें से। तो 4 ये एक्ट्स आई थी 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में, सब में 20-20 साल का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ये वाली एक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 3 एक्ट्स में जो छोटे मोटे पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये 4 एक्ट्स आई थी, और इस एक्ट के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बार बार याद दिलाया गया कि भाई अब तुम्हारी ट्रेड मोनोपोली, जो आपका एकाधिकार है, पूरे क्षेत्र पे आपने कब्जा कर रखा है, ये सिर्फ आपकी ही जो है राइट नहीं है, इसके ऊपर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी हुई है, और वही अपना कंट्रोल बार बार इन एक्ट्स के जरिए दिखा रही थी। अब चार्टर एक्ट 1813 में क्या होता है, जो इनकी ट्रेड मोनोपोली होती है, ट्रेड
मोनोपोली, बोले तो एकाधिकार, कि सिर्फ इन्हीं के पास राइट है यहां पे ट्रेड करने का। ये तो मालिक थे इंडिया के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सारा एरिया अपने अंडर कर चुकी थी। अभी मराठा वॉर्स चल रहे हैं, उसके थ्रू अंदर एंग्लो मैसूर वॉर हरा दिया, निजाम को अपने अंडर ले लिया सब्सिडरी अलायंस से, फिर आगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है, वो हम उसे उधर पढ़ेंगे हिस्ट्री में। अभी आप देख लीजिए भाई, ट्रेड मोनोपोली को अब इन्होंने कहा इसका अंत करो। यानी पहला पॉइंट कहता है कि ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया, सिवाय 3 चीजों के, कि भाई आपकी ट्रेड मोनोपोली खत्म है और कंपनीज आके भी यहां पे ट्रेड करेंगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला सिवाय सिर्फ 3 काम आपको दिए जाएंगे जिसके अंदर आपकी ट्रेड मोनोपोली रहेगी। पहली रहेगी चाय के अंदर, जो टी प्लांटेशंस है, जो टी के लिए जो भी आप ट्रेड करते हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें इनकी मोनोपोली थी। दूसरा चाय, और फिर चाइना, जो चाइना के साथ जो ट्रेड चल रहा है उसके अंदर भी आपका भी एक अधिकार रहेगा, 1813 के एक्ट में बोला। साथ ही जो अफीम का व्यापार है यानी ओपियम का व्यापार है, उसके अंदर भी आपकी ट्रेड मोनोपोली रहने वाली है। तो ट्रेड मोनोपोली को खत्म किया, पर ये 3 हिस्से उनको दे दिए कि इसके अंदर अभी तक आपकी है एक अधिकार है। और दूसरा पॉइंट इस एक्ट से याद करना है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजा गया। क्रिश्चियन मिशनरीज बोले तो जो ईसाई मिशनरीज थे, यानी कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अब इनको ओपन कर दिया गया, आप इंडिया आइए और अपने धर्म को फैलाइए। ठीक है, और यह भी एक कारण बना आगे जाके 1857 की जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हुआ था। बंद के रहना लेक्चर से, अभी 1857 की क्रांति के बारे में अगले लेक्चर्स में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब का बटन दबाना, बेल आइकन आप दबा देना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रेगुलर बेसिस पे मेरा लेक्चर 6 बजे आता है, उसके बाद बाकी टीचर्स का, साइंस का, इंग्लिश का, रीजनिंग का आपका लेक्चर आते रहते हैं। हमारा गोल आपका CGL पार करवाना है। क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए, और यह भी एक कारण बना क्योंकि इंडिया के अंदर जो कारण बने 1857 की क्रांति में, वो सिर्फ ये नहीं थे कि रॉयल जो एनफील्ड राइफल थी उसके अंदर सुअर और गाय की चर्बी थी, इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण थे। मिलिट्री कॉजेज अलग थे, वो हम आगे क्लासेस में जानेंगे। एक रिलीजियस कॉज ये था कि यहां पे इन लोगों को समझ में आई बाद में 1857 की क्रांति के बाद कि इंडिया में कुछ भी कर लो पर इनके धर्म से पंगा मत लेना। तो इनको लगा हमारे धर्म को खत्म किया जा रहा है, इंडियंस को लगा हमारे धर्म को खत्म किया जा रहा है, तो इसलिए भी इनके अंदर इतना आक्रोश भर गया और 1857 की क्रांति होती है। खैर, यहां से ये चीज शुरू हुई थी, क्रिश्चियन मिशनरीज आने 1813 से। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बन सकता है मोनोपोली को कब एंड किया गया और किन 3 के अंदर एक्सेप्शन रखा और क्रिश्चियन मिशनरीज कब भेजे। ठीक है, और इस एक्ट के थ्रू हर चार्टर एक्ट में क्या बोलते थे कि भाई 20 साल 20 ईयर्स के लिए हम आपका टाइम इंडिया के अंदर एक्सटेंड कर रहे हैं। 20 साल के लिए 1793 में बोला 20 साल के लिए, 1813 में बोला फिर 20 साल के लिए, 1833 में फिर बोला कि भाई 20 साल के लिए एक्सटेंड आपका हम रूल करते हैं। उसके बाद में देखी जाएगी, अभी 20 साल का तो ऑफिशियली आपको एक्सटेंशन मिलता है, और जब हमारा मन करेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर देगी यहां से। तो जो इनको व्यावसायिक फायदे दिए जा रहे थे, यानी कि कमर्शियल बेनिफिट्स, ये इन्होंने खत्म कर दिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इन्होंने कहा अब आपको कोई कमर्शियल बेनिफिट नहीं मिलेगा, और ट्रेड मोनोपोली को जो बाकी 3 चीजों में थी उससे भी इनको हाथ धोना पड़ा, और कहा कि भाई अब आप पूरा एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी तो कर ही रहे हो, तो ट्रेड मोनोपोली आपकी एंड होती है। वो टाइम था जब मैसूर भी इनके अंडर आ गया था, पंजाब भी ऑलमोस्ट आने वाला था, मराठा वॉर ये जीत चुके थे, निजाम इनके अंदर थे, फ्रेंच जा चुके थे, डच जा चुके थे, इंडिया के ऊपर इनका कंट्रोल बढ़ता ही चला जा रहा था। तो ये वो टाइम था। इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, 1833 की एक्ट में इसके अंदर ट्रेड मोनोपोली को तो एंड किया, कमर्शियल बेनिफिट देना बंद कर दिए। पहली लॉ कमीशन की स्थापना होती है। लॉ कमीशन, ये टेक्निकल पॉइंट आपसे पेपर में पूछेगा। एक मिनट यार, लॉ कमीशन, ठीक है। तो ये लॉ कमीशन का काम क्या था कि अब ये इंडिया पे राज कर रहे थे, तो इनको यहाँ के लॉज जो है, कानून है, उनको कोडिफाई करने की जरूरत थी, और एक कंसोलिडेटेड, एक तरीके से इकट्ठा कानून बनाने की जरूरत थी। किस तरीके का कानून बनेगा और इसके पहले चेयरमैन कौन बने? फर्स्ट चेयरमैन
जो कि पहले लॉ मेंबर भी थे। इनका नाम है, थोड़े समझदार किस्म के इंसान थे, इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन भी यहां पे इंट्रोड्यूस करी, लॉर्ड टीबी मकॉले। लॉर्ड टीबी मकॉले, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो टीबी मकॉले को यहां पे भेजा गया इस काम के लिए। साथ ही क्या बोला गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसको और पावर दे दी गई और अब बोला गया इंडिया के अंदर ब्रिटिश टेरिटरीज के मालिक आप है और आपको बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो वो बने विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ये वही टाइम है जब इंडिया में सती सिस्टम को बैन किया गया। सती सिस्टम इन्हीं के राज में हुआ। ये सती सिस्टम पे बैन लगा और इसके पीछे राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा हाथ था। साथ में ही ठगी सिस्टम भी इन्होंने बंद कराया था। ठगी सिस्टम क्या था? जो आप देखते हैं, आपने सुना होगा ठग्स के बारे में, ठीक है, जो मूवी आई थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसमें बहुत ज्यादा गलत दिखाया हुआ है। ठगी सिस्टम के अंदर क्या था, ये एक तरह के लोग थे जो कि लोगों को ठगा करते थे और बहुत ज्यादा इनकी, अगर आप एक बुक है कन्फेशंस ऑफ अ ठग, तो एक बहुत पुरानी बुक है वो, तो उसमें बताया गया है एक एक्चुअल ठग के वो लिए गए हैं कि पत्थर के अंदर कहते थे कि ये रुमाल में फंसा के लोगों को मार दिया करते थे। तो बहुत खतरनाक लोग थे ये, लोगों को बहुत आतंक फैलाया हुआ था इन्होंने, तो इसको भी इन्होंने बंद करा। खैर ये हमारे टॉपिक से अलग है, अभी हम आते हैं इस पे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक, इसको बहुत सारी पावर दे दी। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर इसके पास थी, ठीक है। हम थोड़ी सी जगह ना यहां पे यूज कर लेते हैं इसकी, तो मैं इसके बारे में, देखो ये भर चुका है ताकि आपको दिक्कत ना हो, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो इनको क्या किया गया कि वैधानिक सत्ता सारी इनके पास चली गई, लेजिस्लेटिव पावर इनके पास आ गई। बाकी दोनों जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल मद्रास की, उसकी भी एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर, सिविल और मिलिट्री पावर भी इनके पास जाती है और विलियम बेंटिक बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी 1833 की। अब आप देख रहे हो कमर्शियल इनका रोल खत्म करते जा रहे हैं, जो इनका व्यावसायिक काम थे उनके कम कर रहे हैं और राजनीतिक काम ये लोग ज्यादा देख रहे हैं। 1853 पे आ जाते हैं। 1853 आपसे पूछा जा सकता है भाई, 1853 के अंदर जब ये एक्ट पास हुआ है तो इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का ये टाइम था और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है 1853 में, ये तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा, इन्होंने पहली पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत करी थी इंडिया में, जो कि मुंबई से थाने तक चली थी। उसके अलावा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स लाए थे, जिसके थ्रू इन्होंने बचे कुछ राज्य भी अपने अंडर कर लिए। अवध हो गया, कानपुर हो गया, संबल हो गया, संबलपुर, जैतापुर, नागपुर, ये सारे एरिया, झांसी, ये सब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के अंडर कर लिए। अब आप कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स क्या है, तो ये हम पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ये वाली क्लास आपकी अगले हफ्ते होनी है, यानी 2 से 3 क्लासेस के बाद हो जाएगी। आज और कल हम पॉलिटी पे ध्यान देंगे। ऐसे हम सारे सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे और एंड में आप देखेंगे आपका सिलेबस इतने टाइम पीरियड में मैं पूरा करवा दूंगा। साथ ही स्टैटिक जीके पे हमने खास तौर पे जोर देना है, वहां से पेपर में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। लॉर्ड डलहौजी का ये टाइम पीरियड था, इससे ज्यादा कुछ याद करने का नहीं है, पर पहली बार ऐसा हुआ कि अब एरिया बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इनके अंदर जो आने वाला एरिया था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। तो अब पहली बार इन्होंने रियलाइज किया कि भाई एग्जीक्यूटिव बोले तो जो कार्यपालिका है और जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है इनको अलग करना पड़ेगा। यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही कुछ मेंबर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थे वही कानून बना नहीं सकते और वही लागू नहीं कर सकते। आज की डेट में जो सरकार है उसका काम होता है जो कानून बन रहे हैं उनको लागू करना, उसके बाद में उनकी जवाबदारी होती है उनसे जो लोकसभा या राज्यसभा में जो उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इन दोनों फंक्शंस को पहली बार समझा गया और इनकी लेजिस्लेटिव बॉडी में कुल मिला के 12 मेंबर्स डाले गए। इनका काम था कानून बनाना।
ठीक है, तो ये आप देख रहे हो आज का जो हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं शुरुआत इसकी यहां से होने लगी। ये चैप्टर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम आज के जो हम प्रोविजंस देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो सब कहां से शुरू हुए थे। तो यही एक दो बातें थी इस एक्ट से, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शन 12 मेंबर इनको दे दिए। अच्छा, 1833 के अंदर मैं एक बात और आपको बता देता हूं। 1833 में टीबी मैकॉले और इनकी टीम ने पहली बार बोला कि भाई ये जो सिविल सर्विसेज होनी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी देखते हो, आईएएस का एग्जाम, तो ये कहीं ना कहीं यहां से शुरुआत हुई। इन्होंने कहा ओपन कंपटीशन होना चाहिए, पर उस टाइम पे जो ब्रिटिश क्या था कि वहां पे उस टाइम पे नेपोटिज्म, मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग कहते थे भाई ये बड़ी बड़ी पोजीशनों पे हमारे अपने बच्चे जाके बैठेंगे ना, हम क्यों ओपन कंपटीशन करें, हम क्यों एग्जाम कंडक्ट करवाए। तो ये बात तब तो मानी नहीं गई, पर 1853 में ओपन कंपटीशन की बात को मान लिया गया। ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। तो जो बच्चे आज सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं देख लीजिए इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। और इसके अंदर इंडियंस को बकायदा चांस मिलेगा, पर इनके लिए जो स्टैंडर्ड्स थे वो बहुत हाई थे। एग्जाम एक तो बाहर होता था, उनकी अपनी लैंग्वेज में होता था, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एज 21 साल होती थी, उसके बाद भी इंडियंस क्वालिफाई करते थे। अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसे पहले इंडियन कौन थे, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट, उनका ईयर भी बताना है कब ये बने और उनका नाम भी आपको बताना है। ये लिखा है क्वेश्चन मार्क, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी 1853 की। फटाफट से आगे चलते हैं, मेन एक्ट पे आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ, एक बार बता देना आपको चीजें समझ में आ रही है ना, और जितना सपोर्ट हम लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना आप लोग दे नहीं रहे हैं। क्या आपको मजा नहीं आ रहा है लेक्चर्स में? अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो आप बताइए। देखिए हमारा काम है आपको बढ़िया कंटेंट देना, बढ़िया आपको पढ़ाना कि यहां से आपके पेपर में सवाल बने। आप एक बार लेके देखिए इन लेक्चर्स को, आप सारे लेक्चर्स आराम आराम से पढ़ेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी हो रही है। जरूरी आपको टाइम लगाना है, पैसा लगाना है, ठीक है। तो आप रोज एक एक घंटे की क्लास है सारे सब्जेक्ट्स की, आराम से पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, हर तरह की गाइडेंस हम देने को तैयार है आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसे कहा जाता था एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था? क्योंकि अब शुरुआत हो गई थी पूरी तरह से ब्रिटिश राज की। अब ये वो टाइम था कि 1857 की क्रांति हो चुकी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भाई टाइम आ गया था। क्या हुआ था ना, 1853 के एक्ट में बोला था जो बार बार 20 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, 20 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, पर अब इनका टेन्योर इनडेफिनेट पीरियड के लिए बोला कि हमें नहीं पता कल को हम आपसे छीन ले। इतनी जल्दी छीना जाएगा ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि 1857 में हो जाती है रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो कि क्रांति होती है पहली, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लड़ी जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखोगे। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाता हूं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भेज दिया गया, प्रॉपर ब्रिटिश क्राउन आ गया, यहां पे ब्रिटिश राज की स्थापना हो गई, ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर, ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर। अब इन्होंने कहा कि भाई अब आप हट जाइए, अब हम ये वाला हिस्सा आपने हमारे लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना सारा हिस्सा इनको दे दिया और इन्होंने ही सारा एक्सपेंशन किया था। आपको मैंने पहली क्लास से कहानी बताई थी, 1609 से यहाँ पे आए हुए हैं, अलग अलग जगह पे फैक्ट्री डाली, अलग अलग मुगल बादशाहों से लड़े। इतना सब कुछ करने के बाद में जब इन्होंने सब कुछ कैप्चर कर लिया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा टाटा बाय बाय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस भेज दिया, ठीक है, और इनसे सत्ता छीन ली। अब क्या हुआ कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि डुअल गवर्नमेंट को एंड करो। डुअल गवर्नमेंट कौन से वाली, जो पिट्स इंडिया एक्ट में आई थी। पिट्स इंडिया एक्ट में बताया था ना, जो डुअल सिस्टम बनाया था इन्होंने, किस चीज का, दो तरह का सिस्टम बनाया था कि व्यवसायिक काम इनके अलग कर दिए और राजनीतिक काम के लिए अलग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, वो वाला काम इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने कहा अब एक बैठेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये जो ब्रिटिश कैबिनेट होगी उसमें एक मंत्री होगा जिसका नाम होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कितने मेंबर की बॉडी बनाई गई?
15 मेंबर बॉडीज के अंदर थी, यानी कि इंडिया के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसकी जवाबदारी इसकी है। ये वहां रहता था, पर इसको जवाब देने के लिए यहां पे जो इंडिया में सबसे पावरफुल इंसान था, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको अब वाइसरॉय कहा जाने लगा। वाइसरॉय कहा जाने लगा। पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? स्टैनले नाम था उसका, स्टैनले, ठीक है जी। और जो पहले वाइसरॉय थे इनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ये पहले वाइसरॉय थे और ये उस टाइम पे भी थे जब ये 1857 की क्रांति होती है, तो लॉर्ड कैनिंग थे। अब इनके पास पावर थी, वाइसरॉय ये बन चुके थे। तो ये सारी बातें हैं। अब हम आगे अगली एक्ट पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट को। ये वाली जो एक्ट थी, ये 3 एक्ट आई थी, 1861, 1892 और 1909। इसके अंदर बार बार इस बात की बात करी गई थी कि भाई अब हम जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो आपकी विधायिका है जिसके अंदर कानून बनेंगे, उसको हम एक्सपेंड करते जाएंगे। एक तरह से लॉलीपॉप दिया जाता था इंडियंस को बार बार कि देखिए हम आपकी स्ट्रेंथ वहां पे बढ़ा रहे हैं, अब आपकी आवाज भी सुनी जाएगी। पर यह सिर्फ एक धोखा था। इंडियन काउंसिल्स एक्ट मेन हमने ये समझना है भाई आज के कॉन्स्टिट्यूशन में इनका क्या क्या प्रभाव हमारे संविधान पे पड़ा है। तो 1861 की जो एक्ट आई थी, 1861 की जो एक्ट आई थी, उसके अंदर बोला गया कि भाई जो वाइसरॉय है, अब वाइसरॉय की जो अपनी काउंसिल थी, एक तो थी उसकी, अब 2 विंग्स अलग हो गए थे। मैंने बताया ना कि कानून बनाने वाली जो लेजिस्लेचर थी वो अलग, एग्जीक्यूटिव अलग। तो वाइसरॉय का जो काउंसिल था लेजिस्लेचर वाला, उसके अंदर 3 इंडियन मेंबर्स को डाला गया, ठीक है। इसमें इन्हीं के अपने आपस के दोस्त थे, राजा महाराजा, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, एक सर दिनकर राव जी थे। तो ऐसे करके वाइसरॉय में इंडियंस को एंटर किया गया। वाइसरॉय ने इंडियंस को एंटर किया अपनी काउंसिल के अंदर। एक तो ये मैं बात कर रहा हूं 1861 वाली एक्ट की, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरी चीज क्या करी गई कि जो बाकी की 2 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे की, मद्रास की, वहां पे अलग अलग अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने की जरूरत थी। जैसे कि हम आज की डेट में फेडरल स्ट्रक्चर देखते हैं, हर स्टेट की अपनी विधानसभा भी होती है और सेंटर लेवल पे पार्लियामेंट भी होती है। तो एक तरह से फेडरल स्ट्रक्चर की शुरुआत आप यहां पे देख सकते हो। फेडरल स्ट्रक्चर की शुरुआत आप यहां पे देख सकते हो। बाकी 2 प्रेसिडेंसीज को भी अपनी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने दी कि आप भी अपने कानून खुद बनाइए, अब इतना बड़ा एरिया हो चुका है। इसके बाद इन्होंने पहली बार 1861 के एक्ट की बात कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं 1861। इस काउंसिल एक्ट में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम देखने को मिला। पोर्टफोलियो, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन एक बार आपके पेपर में बना हुआ है। पोर्टफोलियो सिस्टम कब से शुरुआत हुई और ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है? आज जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने मेंबर्स को, अपने जो बेहतरीन जो उनके लोग हैं उनको अलग अलग काम देते हैं कि आज से आप डिफेंस मिनिस्टर, अब आप बनेंगे रेलवे मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। तो जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो बांटने का काम आप देखते हैं आज की कैबिनेट में, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 1861 में ही हो गई थी। 1861 में हो गई थी। तो ये पॉइंट हो जाता है इंपॉर्टेंट। फेडरल स्ट्रक्चर और थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि बॉम्बे की अलग, मद्रास की अलग और इनकी अपनी अपनी काउंसिल अलग। इंडियंस को डाला गया पहली बार काउंसिल के अंदर। और एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यहां से कहीं ना कहीं आई। ऑर्डिनेंस पावर, अब ये ऑर्डिनेंस पावर आप आज के संविधान में अनुच्छेद 123 में देखते हैं, आर्टिकल नंबर 123 में, जिसके अंदर क्या होता है कि अगर पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर अगर वो उस वक्त सेशन में नहीं है तो उस दौरान के लिए प्रेसिडेंट हो, सेंटर लेवल पे या स्टेट लेवल पे गवर्नर हो, वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जो एक कानून का काम करता है। क्योंकि कानून बनाने वाली बॉडी अभी सेशन में नहीं है, तो ऑर्डिनेंस इशू करने की जो पावर है, जो हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे और जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये आज के आर्टिकल में है, उस टाइम पे नहीं थी। तो ऑर्डिनेंस पावर यहां से शुरू हुई और ये 6 महीने तक एक्टिव रहती थी उस टाइम पे भी, ठीक है, 6 महीने तक, जब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल इनकी बैठ ना जाए, जब तक वाइसरॉय जो था वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्ट। देखिए कितने सारे फीचर्स इससे निकल के
आ गए। अब छोटी सी जगह है, इसी के अंदर ज्यादा चीजें नहीं बची इसमें। 1892 को तो हम यही खत्म कर देंगे। 1892 में कुछ नहीं था। दोबारा से नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, थोड़े बहुत नॉन ऑफिशियल मेंबर डाले गए। नॉन ऑफिशियल में लिख देता हूं, नॉन ऑफिशियल मेंबर, थोड़े बहुत इंडियंस को जगह दी जाने लगी इनकी अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल में। जो इनकी क्या बोलते हैं कि प्रदेशों की जो अपनी अपनी इनकी लेजिस्लेचर फंक्शन था, वहां पे इनको बढ़ाया जाने लगा। ठीक है, अब छोटे मोटे फंक्शन इनके बढ़ा दिए गए कि आप बजट पे डिस्कशन कर सकते हो, आप सवाल पूछ सकते हो एग्जीक्यूटिव से, बजट पे डिस्कशन कर सकते हो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा पावर इसके अंदर यही थी, ज्यादा से ज्यादा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 1892 का। बात कर लेता हूं इंपॉर्टेंट क्या है। तो 1909 वाला एक्ट, कुछ एक्ट से तो बार बार क्वेश्चन बनता है। एक 1773 की याद रखना, 1884 का एक ही फीचर है, 1784 का एक ही फीचर है, पिट्स इंडिया एक्ट का, वो याद रखना। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और ये 1909 की जो एक्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं ना आपको समझा देता हूं, अभी ये इधर समझा देता हूं मैं, क्योंकि इस तरफ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़ लेंगे और इधर हम कर लेंगे वो, क्योंकि पीछे बोर्ड पर जगह नहीं बची है। मेरे को उसके स्क्रीनशॉट लेके आपको जरूर देने, जो मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, तो अभी बात कर लेता हूं भाई 1909 की। 1909 का एक्ट जरा ध्यान से देखना भाई। 1909, यहां से आपके पेपर में क्या सवाल बन सकता है। इसको हम कहते थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले, आपसे पेपर में बहुत बार क्वेश्चन बना है कि मॉर्ले मिंटो एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किसे कहा जाता था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसे क्यों कहा जाता था, क्योंकि मॉर्ले उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, मिंटो उस टाइम के वाइसरॉय थे, मिंटो उस टाइम के वाइसरॉय थे। इसके अलावा इसमें क्या किया गया, वही बार बार काउंसिल के अंदर साइज जो है इसका बढ़ा रहे हैं, लोगों को और शामिल कर रहे हैं, इनकी जवाबदारी और बढ़ा रहे हैं, पर इसके पीछे ज्यादातर जो पावर होती थी वो वाइसरॉय के पास हमेशा रहती थी। तो एक तरह से बस दिखावा था इनका। अब इस एक्ट को सीड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ऐसा क्या हुआ इस एक्ट के अंदर, तो इस एक्ट का मेन फीचर जिससे बार बार क्वेश्चन बनेगा वो आपके पेपर में आता है भाई, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका मतलब क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को ही कहते हैं फॉर मुस्लिम्स। फॉर मुस्लिम्स, इस टाइम तक मुस्लिम लीग भी बन चुकी थी 1906 में, तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि इलेक्शन अब थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, बेशक लिमिटेड फ्रेंचाइज था। अब इसको और इन डेप्थ समझते हैं कि भाई ये लिमिटेड फ्रेंचाइज क्या है। आज की डेट में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर की है तो आप वोट डाल सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, थोड़ी बहुत लेवल पे वोटिंग होती थी, उनके एजुकेशन के बेसिस पे, प्रॉपर्टी कितनी है, टैक्स क्या देते हो आप सरकार को, तो उन लोगों को राइट था कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करने का। अब ऐसा बोला गया जिस एरिया के अंदर से, ठीक है, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है, आज की डेट में कोई मुस्लिम कैंडिडेट हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, आप सबको राइट होता है ना कि वोट डालने के लिए। पर ऐसा बोला गया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे मुस्लिम की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां से मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और वोट भी उनको सिर्फ मुस्लिम डाल सकते हैं। देख रहे हो कितना बड़ा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इसने आगे प्रमोट किया, कितना प्रमोट किया। तो ये वो टाइम था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। ये क्वेश्चन आपके पेपर में यहां से बन जाता है। एक नाम आप याद रखना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये भाई कौन थे, तो ये पहले ऐसे इंडियन मेंबर थे जिनको एग्जैक्टली उस टाइम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली। ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, पर आप इस लेक्चर को अगर ध्यान से समझोगे ना तो यहां बारीक बिटवीन द लाइंस अगर आप पढ़ पाओगे तो क्वेश्चन यहीं से बनता है। मैं आपको वही चीजें डायरेक्टली बता रहा हूं। ये चैप्टर कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इतनी सारी एक्ट्स हैं, इतनी सारी चीजें हैं। मैंने सबको रिफाइन करके मैं आपके लिए लाया हूं 2-3 पॉइंट्स। देखो कहीं भी मैंने 2-3 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखवाए आपको,
ये सारी एक्ट्स के अंदर देखो, बहुत तरीके से आपको चीजें मैं समझाता गया हूं। हाँ भाई, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन थे? ये पहले ऐसे इंडियन मेंबर थे जिनको जगह मिलती है वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है जी, तो ये भी कहानी मैंने आपको बता दी। 1909 से इतना याद रखना है। बात कर लेता हूं मैं अब आगे। इंडियन काउंसिल्स एक्ट हो गई है, 1919 पे आ गए हैं। फ्रीडम स्ट्रगल अपने पीक पे आने वाला है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होने वाली है, रॉलेट एक्ट आ चुका है, जलियांवाला बाग हो चुका है। 1918 के बाद आपकी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुकी है और ब्रिटिशर्स का खतरनाक रूप सामने आया था रॉलेट एक्ट के थ्रू। ठीक है, इन्होंने एक अगस्त डिक्लेरेशन दिया था 1917 में कि हम आपके लिए एक बढ़िया वाली एक्ट लाएंगे, और ज्यादातर कांग्रेस को यहां पे उम्मीद ये थी कि एटलीस्ट अब डोमिनियन स्टेटस हमको मिल जाएगा इस एक्ट के थ्रू, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो जो चीजें आई उसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसको भूल जाओ, ये 1917 में इस एक्ट के बारे में बोला था कि ये एक्ट आएगी। मैं इसको मिटा देता हूं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो मैं अब 1919 वाली एक्ट की बात कर रहा हूं। इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कैसे? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और ये आपके कौन हो उस टाइम के? वाइसरॉय। ये आपके हो गए वाइसरॉय। तो ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इस एक्ट के थ्रू पहली बार बाई कैमरलिज्म, जो आज की डेट में आप देखते हैं, बाई कैमरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ। ये क्या होता है? 2 सदन, पार्लियामेंट में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उस टाइम पे भी कुछ ऐसा हुआ कि भाई 2 सदन बनाए गए। उस वक्त उसका नाम ये नहीं था, तो सेंटर लेवल पे बाई कैमरल स्ट्रक्चर शुरू हुआ। स्टेट लेवल पे भी होता है, आप देखते हो विधानसभा, विधान परिषद, पर उस टाइम स्टेट लेवल पे शुरू नहीं हुआ था, सेंटर लेवल पे शुरू हुआ था। ठीक है, जो लोअर हाउस था एक अपर हाउस था इनका। ठीक है, लोकसभा उनको हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसका आपको क्या ध्यान रखना है? इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आपको याद रखना है भाई, डायरकी। डायरकी आपसे पेपर में पूछता है बार बार। डायरकी जो थी ये अलग अलग जो राज्य हैं उस टाइम पे, प्रेसिडेंसीज है, प्रोविंसेस हैं, उसमें इंट्रोड्यूस करी गई। और डायरकी जो थी ये प्रोविंशियल लेवल पे थी, इसको याद रखना, प्रोविंसेस के अंदर थी। ठीक है, अभी तक ब्रिटिश प्रोविंसेस बहुत बढ़ चुकी थी, 11 के करीब थी ब्रिटिश प्रोविंसेस। डायरकी के अंदर प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई। इसके अंदर क्या था? जो सब्जेक्ट्स थे, अब आप समझिए स्टेट लेवल पे बॉम्बे, मद्रास, असम, यहां पे डायरकी मान लो इंट्रोड्यूस हुई है। अब इसके अंदर क्या था कि 2 हिस्सों में सब्जेक्ट्स को बांट दिया गया। एक कर दिए ट्रांसफर्ड और एक कर दिए रिजर्व। अब बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, वो कहते हैं डायरकी और बाई कैमरल एक बात है। बाई कैमरल अलग चीज होगी, 2 ही सदन है, 2 सदन में बांट दिया गया है और अलग अलग उनके काम बांट दिया। डायरकी का मतलब होता है ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड और रिजर्व सब्जेक्ट, इसके अंदर क्या था कि जो उस पर्टिकुलर प्रोविंस का गवर्नर था उसके लिए कुछ सब्जेक्ट रिजर्व रखे गए जिसपे कि सिर्फ गवर्नर की चलती थी, जैसे कम्युनिकेशन, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, पैसा कहां से आएगा, क्या जाएगा, इंपॉर्टेंट चीजें। और ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दिया हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन। इन सब चीजों के ऊपर जो कानून बनेगा तो जवाबदारी होगी इनकी, पर रिजर्व सब्जेक्ट पे जब कानून बनेगा तो जो गवर्नर और उसकी काउंसिल है उसकी कोई जवाबदारी नहीं होगी। यानी एग्जीक्यूटिव की जवाबदारी आज की डेट में आप देखते हो कि पार्लियामेंट के लिए होती है ना। सरकार जो भी कानून लगाता है उसके ऊपर सवाल जवाब उससे होते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ कानून बना रहा है, जैसे हेल्थ से, सैनिटेशन से, एजुकेशन से, तो इनसे सवाल जवाब किया जा सकता है। जबकि रिजर्व पे कुछ बना रहा है तो कोई सवाल जवाब नहीं होगा। इस तरीके से डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है भाई, मैं आपको इसके ना प्रॉपर स्लाइड पे बने हुए अच्छे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहोगे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि हमें ये चीजों की जरूरत है। और इस एक्ट के थ्रू ही, जो पहले सेपरेट इलेक्टोरेट बार बार आपसे पूछता है तो आप 1909 बताओगे, पर सिख,
एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस कम्युनिटी के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस कर दिए इस एक्ट के थ्रू। बोला गया कि अब जो भी इंसान वहां से खड़ा होगा, अगर एंग्लो इंडियन है तो उसे वोट भी एंग्लो इंडियन डालेगा, अगर कोई यूरोपियन है उसे वोट भी यूरोपियन डालेगा, मतलब और डिवाइड एंड रूल, यानी जो सिख कम्युनिटी थी उसको भी अलग कर दिया। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड एंड रूल ये करते चले गए। 1919 के एक्ट से ये याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे। 1935 में 2 एक्ट्स बची हैं। आज का टॉपिक मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा सा कई बच्चों को बोरिंग जरूर लग सकता है, पर ये आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन पेपर में बन ही जाता है। इसमें से 2 ही बातें आप याद रख लो जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो इसके अंदर अब हम याद करते हैं 1-2 चीजें। 1935 के एक्ट में जो डायरकी वाला सिस्टम था, उसे प्रोविंसेस से खत्म कर दिया गया, और उसे सेंटर लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड वाला। ठीक है, बाय कैमरलिज्म इसको जो है इंट्रोड्यूस किया इन्होंने अलग अलग प्रोविंसेस में। पहले सेंटर लेवल पे था, अब प्रोविंसेस के लेवल पे भी 1935 के अंदर इन्होंने कर दिया इसको इंट्रोड्यूस। ठीक है, उसके अलावा जो आज की डेट में, अगर आप संविधान की नॉलेज रखते हैं, पॉलिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो आगे हम देखेंगे, 3 तरह की लिस्ट होती है 7 शेड्यूल के अंदर। तो 3 लिस्ट बना दी गई कानून बनाने के लिए। एक हो गई फेडरल लिस्ट, ठीक है, और एक हो गई प्रोविंशियल लिस्ट, और एक हो गई कंकरेंट लिस्ट। यानी कि जो भी सब्जेक्ट्स फेडरल लिस्ट में आएंगे उसके अंदर कानून सेंटर बनाएगा, प्रोविंसेस में आएंगे तो उसके ऊपर कानून प्रोविंशियल असेंबली बनाएंगी, और अगर दोनों में से किसी में भी नहीं आएंगे, यानी कि जो कंकरेंट लिस्ट है उसके अंदर कानून दोनों बनाएंगे, और जो सब्जेक्ट्स किसी में भी नहीं आएंगे उनको कहते हैं हम रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेजिडुअरी जो बच गया, रेजिडुअल बोलते हैं ना इंग्लिश में, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स जो थे इसके ऊपर वाइसरॉय का कंट्रोल था। ठीक है, और ये हम आज के संविधान में देखते हैं अपनी 7 शेड्यूल के अंदर। ठीक है जी, 7 शेड्यूल के अंदर इसको भी डायरकी से कंफ्यूज मत करना, वो रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, वो एक ही लेवल पे हो रहा है, ये डिफरेंट लेवल पे, यानी ये फेडरल स्ट्रक्चर को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू आरबीआई की स्थापना करी जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप याद रख सकते हो। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना भी इस एक्ट के थ्रू करी जाती है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और अगर सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करूं तो वो 1919 में ही आ गया था, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप यूपीएससी के नाम से जानते हैं। इसकी जो ब्यूरोक्रेट्स को हायर करने की जो संस्था है यूपीएससी, ये आ गई थी आपकी 1919 के एक्ट में, पर काम इन्होंने 1927 से शुरू किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और इन्हीं पॉइंट्स में से अपने आप में एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आ जाता है। बात कर लेते हैं 1947 के एक्ट की। तो इंडिया को अब कर दिया है आजाद, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इस एक्ट के थ्रू। ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट के थ्रू इंडिया को आजादी दे दी, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया अब इंडिपेंडेंट बन चुका था। ठीक है भाई, अब क्या करा, 2 डोमिनियंस में बांट दिया, 2 हिस्सों में बंटवारा हो गया। जून 3 प्लान आया था माउंटबेटन का, जिसके बाद इसमें 2 हिस्सों में बंटवारा हो गया। कौन कौन सी? इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान, इनके लिए 2 अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दी गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोले तो संविधान सभा, बोला कि आप अपने आजाद देशों के लिए अपना अपना संविधान बना सकते हैं, आप अपने आजाद देशों के लिए अपना अपना संविधान बना सकते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को खत्म कर दिया, और बोला गया कि जब तक आप अपना संविधान नहीं बना लेते तो आप 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हिसाब से चल सकते हैं। ठीक है, ये चीजें बोली गई। ठीक है जी, तो ये था सारा इंडिपेंडेंस एक्ट की बात कि 2 डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान बन गए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे दी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का उसको कैंसिल कर दिया गया, और साथ ही प्रिंसली स्टेट्स जो कि 563 560 जो रियासतें थी, इनको चॉइस दी गई
कि आप चाहे तो इंडिया में शामिल हो जाए, आप चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या आप चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, जिस वजह से कि हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर को लेकर के, कश्मीर का इशू आज भी सॉल्व नहीं हो पाया, तो ये सब चीजें तभी शुरू हुई थी। तो ये था आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अगर आपने यहां तक लेक्चर देखा है और चीजें समझ में आई हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो पहले तो चैनल को। लेक्चर्स इसी तरह के आपको बढ़िया बढ़िया मिलते रहेंगे। कुछ टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं जो पढ़ने जरूरी होते हैं पर कई बार लगते हैं बोरिंग। ये मैं भी कहूंगा कि ये चैप्टर थोड़ा सा स्लो जरूर था, पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि चीजें आपको एग्जैक्टली एक क्रोनोलॉजी में याद हो जाए, तभी मैं लेके आया था। तो ये है हमारी टीम भाई, ये टीम है हमारी, ठीक है भाई। तो ये सारे मेंटर्स हैं आपके, इनसे ये आपको हर टाइम पे गाइड करते रहेंगे, आपको सारे लेक्चर्स मिलते रहेंगे, हर किसी की अलग प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए अभिनंदन बैच के साथ। आपकी एसएससी सीजीएल की तैयारी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, ठीक है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, किस तरीके से संविधान बना, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।